असैसिन्स क्रीड 3 कहानी एक और योद्धा की, कहानी कॉनर कैनवे की। जी हाँ, फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ असैसिन्स क्रीड 3 की स्टोरी। और इस गेम की जो स्टोरी है ना, तो जो असैसिन्स वाली स्टोरी इस गेम में चलेगी वो जो है पिछले गेम्स से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो डेजमंड माइल्स वाली जो स्टोरी चलेगी वो पिछले गेम्स से कनेक्टेड है। तो डेजमंड माइल्स की जो है स्टोरी तुम थोड़ा सा फॉलो कर लेना। मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो भी असैसिन्स क्रीड गेम्स आए थे उनकी स्टोरी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो वो सब तुम जा कर के चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें और अच्छे से इस गेम की स्टोरी समझ में आए। अब इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. गेम की स्टोरी की शुरुआत में हमें पता लगता है कि जो डेजमंड माइल्स और उसके साथी हैं वो फाइनली उस ग्रैंड टेम्पल तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस गेम में बात हुई थी। अब वहां जाने के बाद डेजमंड माइल्स को एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसे कि वो एक जगह पे लगाता है। अब उस आर्टिफैक्ट की वजह से जो है वहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, वहाँ की जो लाइटें वगैरह हैं वो सब चालू हो चुकी हैं। लेकिन वो केवल एक आर्टिफैक्ट वहाँ पे काफ़ी नहीं था, इसी तरीके के कुछ और आर्टिफैक्ट्स डेजमंड माइल्स को ढूंढने पड़ेंगे पूरी दुनिया में से, जिससे कि वो वहाँ पर जो मशीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको फुल्ली फंक्शनल बना सके। इसमें थोड़ी सी मदद करने के लिए उधर उसके लिए जो जूनो है उसका होलोग्राम भी है। अब ये जूनो कौन है ये जानना है तो पिछले गेम्स की स्टोरी देख लो, क्योंकि इधर एक्सप्लेन करने गया तो बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा और ये वीडियो फिर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डेजमंड माइल्स है वो एक और एप्पल ऑफ ईडन की जो है लोकेशन जानने के लिए वापस से एनिमस मशीन में घुसता है, जो कि और भी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी थी। और अब यहाँ पर वो जो है अपने पुराने एंसेस्टर्स की यादों में घुसता है, तो वो उस एंसेस्टर की याद में नहीं घुस पाता जिसके पास एप्पल ऑफ ईडन था, क्योंकि वो उसके डीएनए को ठीक से लोकेट नहीं कर पा रही थी मशीन। इसलिए वो उस एंसेस्टर के पिता के जो ज़िंदगी थी उसमें घुस जाता है, जिससे कि वहाँ से वो डीएनए को जो है थोड़ा सा स्कैन कर ले मशीन, और उसके बाद वो जो है अपने मेन जो एंसेस्टर है उसके शरीर में जा सके। इसी वजह से हमें पता लगता है कि इस बारी डेजर्ट माइल्स घुस चुका है हेथम कैनवे की यादों में। और हेथम कैनवे की कहानी तब की दिखाई गई है इस गेम में जब अमेरिका के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। तो कैसे अमेरिका आज़ाद हुआ उस स्टोरी को इस गेम में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, और सन है 1754। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि हेथम कैनवे यहाँ पर बस यूं ही नहीं आ गया था, उसको एक तरीके का एक आर्टिफैक्ट चाहिए था, एक तरीके की एक चाबी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे एक बंदे के पास थी जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ गेम में नहीं बताया जाता है। हेथम कैनवे यहाँ पे आता है और इस आदमी को मार करके उससे चाबी ले लेता है। अब यहाँ पर हेथम कैनवे उस चाबी को लेने के बाद वापस से अपने बेस पर आता है, जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था। अब उसकी टीम को ये तो पता था कि वो जो टेम्पल है जिस जगह की ये चाबी वो हेथम कैनवे यहाँ पे लेकर के आया था वो अमेरिका में कहीं पे है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता थी कि वो अमेरिका के ईस्ट में किस जगह पर है। उन्हें ईस्ट पता था बट ये नहीं पता था कि कहाँ है। अब इस चीज़ को ढूंढने के लिए हेथम कैनवे जाने वाला था बोस्टन अमेरिका में। और अब तुम लोगों के लिए बता दूं 1754 की जो ईस्वी थी इसमें ना केवल ब्रिटिशर्स का राज था अमेरिका पे, बल्कि जो फ्रेंच लोग थे उनका भी राज था। तो यहाँ पर अमेरिका अभी दो बीमारियों से जूझ रहा था, इनको बीमारी बोलना चाहिए वैसे। अब यहाँ पर जब हेथम कैनवे बोस्टन पहुँचता है तो उसे यहाँ पर आते ही एक बंदा मिल जाता है जिसका नाम था चार्ल्स ली। अब ये नाम तुम याद रखना, क्योंकि इस कहानी में ये जो बंदा है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी तुम इस बंदे को भूल भी नहीं पाओगे गेम की स्टोरी के एंड तक। जो इसने कांड किए हैं ना वाकई में याद रखने लायक हैं।
यहाँ पर हेथम कैनवे और उसकी टीम को पता लगता है कि एक जनजाति है जिसको कि इस टेम्पल की जगह के बारे में पता है कि ये टेम्पल आखिर कहाँ है, जिसकी चाबी अभी हेथम कैनवे के पास थी। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम ये थी कि वो जो जनजाति थी वो उस टेम्पल का पता इन्हें बस यूं ही नहीं बता देती, इनको उनका ट्रस्ट जीतना था। इसलिए यहाँ पर हेथम कैनवे प्लान करता है उनका ट्रस्ट जीतने के लिए। यहाँ पर हेथम कैनवे को मौका भी मिलता है उन लोगों का ट्रस्ट जीतने का, क्योंकि उस जनजाति के कुछ लोगों को जो है यहाँ पे स्लेव्स बना करके रखा गया था, गुलाम बना के रखा गया था, जिनको कि हेथम कैनवे आज़ाद करा देता है इस औरत के साथ जिसका नाम है जियो, जो कि अभी इन लोगों की जो है हेड मान लो तुम, इनकी करता धरता मान लो, जो इन लोगों को लीड करती है। लेकिन यहाँ पर जियो हेथम कैनवे के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और हेथम कैनवे यहाँ चिल्लाता रह जाता है और जियो रफू चक्कर हो लेती है। हेथम कैनवे जियो को फिर से ढूंढता है और उसके लिए वो चाबी दिखाता है जिधर उसे पहुँचना था, जिस चाबी का उसे इस्तेमाल करना था। जियो ये देख करके पहचान जाती है क्योंकि उसे उस जगह का पता मालूम था जिस जगह को हेथम कैनवे ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ पर जियो उसे इतनी आसानी से बताने वाली थी नहीं। यहाँ पर जियो हेथम कैनवे का थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है और वो उसे एक बंदे के बारे में बताती है जो कि उसके जो कबीले के या उसकी जनजाति के जो लोग थे उनको यूं ही उठा के ले जाता था, उनको मतलब गुलामी के तौर पे ले जाता था। यहाँ पर वो उसका जैसे ही नाम लेती है हेथम कैनवे पहचान जाता है, क्योंकि वो जो बंदा था ना वो एक बार हेथम कैनवे के साथ एक आर्मी में सर्व कर चुका है। यहाँ पर हेथम कैनवे समझ जाता है कि इससे अच्छा मौका तो कतई भी नहीं मिलने वाला, इसलिए हेथम कैनवे कहता है कि जैसे ही मौका मिलेगा हम दोनों मिल कर के इस एडवर्ड को मार देंगे। हाँ, उस बंदे का नाम एडवर्ड था जिसको कि जियो यहाँ पे मरवाना चाहती थी। और एडवर्ड को मारने का मौका जियो और हेथम कैनवे को मिलता है कुछ महीनों के बाद, जहाँ हेथम और जियो अपने अपने लोगों को लेकर के एडवर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। I never took you for a coward, Edward. Come on, then! Such arrogance. I always knew it would be the end of you. Is the end of you. Don't. Hurry before he gets away! I said go! और यहाँ पर हेथम एडवर्ड को मार देता है। अब यहाँ पर जियो जो है फाइनली हेथम कैनवे पर थोड़ा सा विश्वास करने लगी है कि ये बंदा बुरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जियो उसे उस टेम्पल तक ले जाती है जिस जगह की वो चाबी थी। लेकिन वहाँ पर कुछ मतलब एंशिएंट जो चित्रकारी होती है ना, उसके अलावा हेथम कैनवे को कुछ ज़्यादा खास देखने को मिलता नहीं है। और ये चीज़ देख करके हेथम कैनवे बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। यहाँ पर जियो उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन हेथम कैनवे बोलता है कि मेरे को कुछ और उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर इतना ना होकर के कुछ ज़्यादा हो जाता है और हेथम कैनवे और जियो फाइनली रिलेशनशिप में पहुँचते हैं। इसके बाद हेथम कैनवे वापस से अपने ग्रुप के पास जाता है, जहाँ पर जाकर के वो कहता है कि हम बहुत ही गलत जगह ढूंढ रहे थे, हमें जो चाहिए वो उस जगह पर नहीं है। और यहाँ पर आकर के हेथम कैनवे कहता है कि हमें अपनी कोशिशें और बढ़ानी होंगी, और उन कोशिशों को बढ़ाने के लिए वो ये जो चार्ल्स ली नाम का बंदा देखा था ना तुमने, जिसके लिए मैंने बोला था कि इसको याद रखना, तो इसको वो जो है अपने ग्रुप का मेंबर बना लेता है। लेकिन अब तुम्हें जानने के बाद हैरानी होगी कि ये ग्रुप कौन सा था। ये था टेम्पलार्स का ग्रुप। To uphold the principles of our order and all that for which we stand. I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work. I do. And to do so from now until death, whatever the cost. I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together, we will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You are a Templar. May the Father of Understanding guide us. जी हाँ, डेजमंड माइल्स के एंसेस्टर्स में से एक एंसेस्टर ऐसा भी था जो टेम्पलार था। और यहाँ पर हेथम कैनवे चार्ल्स ली को भी एक टेम्पलार बना देता है।
अब जैसे ही डेसमंड माइल्स को ये पता लगता है कि हेथम कैनवे एक टेम्पलर है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो एनिमस से उठ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो फिर से एनिमस में लेट जाता है क्योंकि उसे अगले एप्पल ऑफ ईडन की लोकेशन चाहिए थी। अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि हेथम कैनवे और जियो का एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था रेटेनोगेटन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना क्योंकि इसका नाम बहुत ही अजीब था। अब यहाँ से आगे जो डेसमंड माइल्स है वो इसी की जो यादें हैं उन्हें एक्सेस करेगा आगे चल के, और इसी की यादों से वो अगले एप्पल ऑफ ईडन की लोकेशन को पहचानेगा। और कहानी में आगे चल के हमें पता लगता है कि रेटेनोगेटन जो है अपने दोस्तों के साथ एक दिन खेलने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर बहुत बुरा अभी उसके साथ में होने वाला था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि रेटेनोगेटन एक जगह पर अपने दोस्तों के साथ जहाँ छुपन छुपाई खेल रहा था, तो यहाँ पर चार्ल्स ली आ जाता है और उसे उसकी जगह से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर देखो, ये चार्ल्स ली वो चार्ल्स ली नहीं है जो हेथम कैनवे के सामने था, क्योंकि उसके सामने तो ये बहुत मतलब हम्बली पेश आ रहा था, जैसे कितना ही अच्छा बंदा है ये। और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा लस्सन बन के उसके सामने पेश आ रहा था। यहाँ पर चार्ल्स ली जो है उससे पूछता है कि मुझे तेरे गांव का पता बता दे और मैं तेरे को यहाँ पे ज़िंदा छोड़ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो है रेटेनोगेटन उसे कुछ भी नहीं बताता है। उससे मैं उसका नाम पूछता है कि आखिर तेरा नाम क्या है, ये बता तो दे। चार्ल्स ली पूछता है कि तू नाम जान के क्या ही करेगा। रेटेनोगेटन कहता है जिससे कि मैं तुझे ढूंढ सकूं बाद में। अब यहाँ पर अपना नाम बताने के बाद जो चार्ल्स ली है वो रेटेनोगेटन को बेहोश कर देता है। अब हम कहानी में आगे देखते हैं कि रेटेनोगेटन को थोड़ी देर बाद जो है होश आता है और वो भाग करके अपने गाँव की तरफ जाता है। तो इधर उसे पता लगता है कि उसके गांव में जो है सभी तरफ आग आग हो रखी है और मोस्ट प्रोबेबली चार्ल्स ली ने ही ये आग लगाई होगी। इधर रेटेनोगेटन जो है भाग करके अपनी माँ के पास जाता है और उसे वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि वो एक लकड़ियों के ढेर के नीचे दब चुकी है जिधर आग ही आग लग रही थी। यहाँ पर वो उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ पर रेटेनोगेटन को उसी की जो ट्राइब था उसका एक बंदा खींच करके ले जाता है कि इसकी माँ तो मरने ही वाली है, कम से कम इसको बचा लो। इसके बाद हमें टाइम जंप दिखाया जाता है और कहानी पहुंच जाती है सीधा 1769 ईस्वी में, जहां पर रेटेनोगेटन अभी 13 साल का हो चुका है और अभी तक उसे इतना बड़ा पाल पोस करके किया था उसकी दादी ने। हाँ, वापस से उसकी दादी ही जो है उस क्लैन की, उस ट्राइब की जो है लीडर बन चुकी थी, जो कि अभी उसकी बेटी को होना चाहिए था, मतलब रेटेनोगेटन की माँ को होना चाहिए था, लेकिन अभी वो जिंदा नहीं थी। यहाँ पर एक दिन रेटेनोगेटन की जो दादी है वो उसे बुलाती है और उसको एक ऐसी चीज़ दिखाती है जिसके लिए कि इनका ट्राइब या इनका क्लैन बोलूँ, जो कि बहुत लंबे टाइम से लड़ता आ रहा था और उस चीज़ को छुपाता हुआ आ रहा था, जो था एक और एप्पल ऑफ ईडन का पीस। यहाँ पर रेटेनोगेटन जैसे ही उस एप्पल ऑफ ईडन के पीस को अपने हाथ में लेता है, तभी हमें पता लगता है कि उसे विजन्स आना शुरू हो चुके हैं और उन विजन्स में उसे दिखती है जूनो, जो उसे बताती है कि अगर उसने अभी कुछ कदम नहीं उठाया तो आने वाले कुछ ही सालों में जो ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच लोग हैं वो उसके गांव को, उसकी जनजाति को, सभी कुछ को जला करके खाक कर देंगे, कुछ भी उसके लिए नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर रेटेनोगेटन ही एक चूजन वन है जो कि ये सब होने से बचा सकता है। इसके बाद जूनो जो है उसे असैसियंस का सिंबल ढूंढने के लिए कहती है कि ये सिंबल ढूंढो जिससे कि तुम्हें मदद मिल सके। जो आदमी तुझे ट्रेन करेगा वो इस सिंबल को पहचान जाएगा। यहाँ पर रेटेनोगेटन जैसे ही होश में आता है वो उस सिंबल को ज़मीन पे लिखता है। तभी उसकी दादी देख करके समझ जाती है कि इसने अपने सपनों में क्या देखा है और उसकी दादी उस आदमी का पता बता देती है जो उस सिंबल से जुड़ा हुआ था और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। यहाँ पर रेटेनोगेटन 13 साल की उम्र में उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो कि उसे ट्रेन कर सके। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो, वो बंदा बिल्कुल ही साफ मना कर देता है उससे। और यहाँ पर जो रेटेनोगेटन है वो कई दिनों तक उसके घर के बाहर ही रहता है। उसके जो घोड़ों का अस्तबल होता है उधर ही सोता है, लेकिन उस आदमी का जो है दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता उसे ट्रेन करने के लिए। यहाँ पर एक रात में जो है वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जिनसे कि यहाँ पर रेटेनोगेटन लड़ता है और उन्हें हरा देता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर ज़्यादा लोग हमला कर देते हैं और तभी हमें पता लगता है कि वो जो आदमी
जो रेटेनोगेटन को अभी तक ट्रेनिंग देने से मना कर रहा था, वो उन लोगों को हरा देता है और रेटेनोगेटन से कहता है कि घर के भीतर चल, हमें बात करनी होगी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पर ये जो बंदा था ये रेटेनोगेटन को ट्रेनिंग देने से मना क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर असैसिन्स ब्रदरहुड जो था वो बिखर चुका था और उसकी उम्मीद भी, उसकी विल पावर भी। लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि इसने अभी जिस बंदे से बात करने का फ़ैसला किया है वो उसकी उम्मीद भी लौटाएगा और असैसिन्स ब्रदरहुड भी। यहाँ पर ये जो बंदा था ये रेटेनोगेटन को जो है पूरी हिस्ट्री बताता है असैसिन्स की, जिससे कि वो अभी इसे ट्रेनिंग देना शुरू कर सके। और इस हिस्ट्री में ये जो बंदा है रेटेनोगेटन के लिए सारी हिस्ट्री बता देता है, लिटरली सारी, जिसमें कि वो बताता है अल्टायर इब्न ला अहाद के बारे में, एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे के बारे में और भी कई सारे असैसिन्स के बारे में। और यहाँ पर वो जो बंदा है वो रेटेनोगेटन को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर कई सारे टेम्पलार्स के फ़ोटोज़ भी दिखाता है, जिनमें से एक था चार्ल्स ली, जिसे कि ढूंढने के लिए यहाँ पर जो रेटेनोगेटन था उसने बचपन में ही कसम खा ली थी कि मैं तेरे को ढूंढ के मानूंगा। और यहाँ पर उसे अपने पिता के बारे में भी पता लगता है, जो कि उस वक्त टेम्पलार्स का हेड था। यहाँ पर वो इन फ़ोटोज़ को देखते ही समझ जाता है कि इन सभी लोगों को मरना होगा, यहाँ तक कि उसके पिता को भी, जिससे कि और लोगों की जान बचाई जा सके। यहाँ पर रेटेनोगेटन की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग के बीच में एक दिन इस बंदे के साथ आता है बोस्टन नाम की शहर में, जहाँ पर अभी ये जो बंदा है ये रेटेनोगेटन को उसका नाम दे देता है, वो भी नया, जो था कॉनर। जी हाँ, रेटेनोगेटन ही कॉनर कैनवे है, जो कि इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ पर कॉनर कैनवे की ट्रेनिंग पूरी होती है और अकिलीस फाइनली उसे उसके हिडन ब्लेड्स और वो असैसिन्स वाले कपड़े दे देता है। इसका मतलब अभी कॉनर कैनवे तैयार है महायुद्ध पर जाने के लिए। Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. और इधर डेजमंड माइल्स की दुनिया में हमें पता लगता है कि फाइनली उन्हें एक और आर्टिफैक्ट की लोकेशन मिल चुकी है, जो कि अभी इस जगह को जो है फंक्शनल बनाने के लिए चाहिए था। यहाँ पर डेजमंड माइल्स और उसकी टीम फाइनली उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए निकल जाते हैं और उस आर्टिफैक्ट को जो है डेजमंड माइल्स बहुत ही ज़्यादा कुछ आसानी से उठा लेता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके पीछे एक बंदा है जिसका नाम था डैनियल क्रॉस। यहाँ पर डेजमंड माइल्स जैसे तैसे उस सिचुएशन को संभाल लेता है और उससे निकल आता है। यहाँ पर डेजमंड माइल्स अपनी टीम से और अपने पिता से पूछता है कि आखिर ये डैनियल क्रॉस है कौन। तब शॉन उसे बताता है कि डैनियल क्रॉस एक बार असैसिन्स के ग्रुप का ही मेंबर था, लेकिन केवल तब तक जब तक हमें पता नहीं लग गया कि वो एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज़ यानी टेम्पलार्स का ही एक स्लीपर एजेंट था, जो कि हमारे यहाँ पर जो है जासूसी कर रहा था। और उसने जो है सारी बातें जा कर के जो एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज़ थी या फिर बोलूँ कि जो टेम्पलार्स थे उनको दे दी थी। इसका मतलब अभी टेम्पलार्स को पता था कि डेजमंड माइल्स और उसकी टीम जो है क्या ढूंढ रही है, अब बस उन्हें इनकी टीम को लोकेट करना था। लेकिन इसके भी अलावा अभी डेजमंड माइल्स और उसकी टीम के पास 2 आर्टिफैक्ट ऑलरेडी आ चुके थे, उन्हें चाहिए थे केवल 2 और। लेकिन उन दोनों की लोकेशन फ़िलहाल इन लोगों को नहीं पता थी, इसलिए डेजमंड माइल्स फिर से एनिमस मशीन में लेट जाता है और फिर से फोकस करता है कॉनर कैनवे की कहानी पर। इधर हमें पता लगता है कि कॉनर कैनवे का बचपन का दोस्त उसे बताता है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो उनके गांव की जो ज़मीन है उधर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर कॉनर कैनवे समझ चुका था कि अभी मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अकिलीस जो है कॉनर को सन्स ऑफ लिबर्टी के पास पहुँचा देता है। अब अकिलीस वही बंदा है जिसने कि कॉनर कैनवे को जो है ट्रेन किया था। What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start.
when the threat has ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. यहाँ पर कॉनर कैनवे सन्स ऑफ लिबर्टीज जो हैं उनसे मिलता है और उनसे मिल करके एक प्लान बनाता है जिससे कि यहाँ पर विलियम जॉनसन जो कि ब्रिटिश आर्मी का एक अच्छा खासा हेड था और टेम्पलार्स के ग्रुप का भी हिस्सा था, जो कि कॉनर कैनवे के गांव की ज़मीन पर जो है कब्जा करना चाहता था। तो अभी ये जो लोग हैं ये प्लान बनाते हैं कि विलियम जॉनसन को जो है बहुत तगड़ा सा घाटा देते हैं जिससे कि उसका अभी के लिए दिमाग ख़राब हो जाए, वो कुछ भी करने के बारे में सोचे नहीं। इसके लिए यहाँ पर कॉनर कैनवे सन्स ऑफ लिबर्टी के साथ मिलकर के जाता है और विलियम जॉनसन का जो ब्रिटिश की चाय का जो धंधा था कॉनर कैनवे उसे बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो उस पूरी चाय को जो भी थी उसे समुद्र में फेंक देता है बर्बाद होने के लिए। और यहाँ पर विलियम जॉनसन कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय देखने के। और यहाँ पर जॉनसन को समझ जाना चाहिए था कि मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी कॉनर कैनवे नहीं रुकने वाला। यहाँ पर अकिलीस जो है कॉनर कैनवे से कहता है कि तूने विलियम जॉनसन को मारा क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर कॉनर कहता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने उसे वैसे ही रोक दिया। लेकिन यहाँ पर अकिलीस को पता था कि विलियम जॉनसन यूं ही नहीं रुकने वाला है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पर जो कॉनर कैनवे है वो लोगों को मारने में बिलीव नहीं रखता जब तक उसका बस चले, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में या लोगों की आज़ादी के रास्ते में आएगा तो वो उसको मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ पर कॉनर कैनवे अलग अलग गाँव में जाता है और उनको ब्रिटिशर्स की कैद से आज़ाद कराना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें यहाँ पे पता लगता है कि अकिलीस का डर सही था। विलियम जॉनसन फिर से जो है कॉनर कैनवे के गांव पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पर विलियम जॉनसन को समझ जाना चाहिए था कि कॉनर कैनवे एक बार माफ़ कर सकता है लेकिन दूसरी बार वो साफ ही करेगा। कॉनर कैनवे उस गांव में पहुंचता है और वहां जा कर के विलियम जॉनसन को ठिकाने लगा देता है और विलियम जॉनसन के शरीर पर से उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे अपने नेक्स्ट टारगेट का भी पता लग जाता है, जिसका नाम होता है जॉन पिटकैन। यहाँ पर कॉनर कैनवे जॉन पिटकैन को अकेले नहीं मार सकता था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो हमेशा बहुत से सोल्जर्स से जो है गाइडेड रहता था। इसलिए यहाँ पर कॉनर कैनवे मदद लेता है सन्स ऑफ लिबर्टी की, जो कि उस वक्त पर जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर कॉनर कैनवे उनकी मदद करता है। बदले में कॉनर कैनवे को भी एक ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ पर वो जॉन पिटकैन को हरा सकता था। लेकिन जॉन पिटकैन और कॉनर कैनवे के बीच में एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी। यहाँ पर कॉनर कैनवे की जो टीम थी वो हारती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए कॉनर कैनवे वहाँ पूरी आर्मी की गोलियों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए जाता है। जो आता है उसको काटते हुए जाता है और फाइनली जॉन पिटकैन को मार देता है। यहाँ पर कॉनर कैनवे को जॉन पिटकैन से पता लगता है कि कोई बंदा है जो कि वॉशिंगटन को मारने की कोशिश करने वाला है। अब वॉशिंगटन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तुम्हारा तो मैं खैर क्या ही करूं, लेकिन वॉशिंगटन जो है अमेरिका को जो आज़ाद कराने में जो है काफ़ी ही ज़्यादा कुछ भूमिका शायद से उसने निभाई थी, क्योंकि मेरे को अमेरिका की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड बंदा है अमेरिकन्स के लिए। इसी वजह से उसी के नाम पर उधर के एक शहर का भी नाम है जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। अब यहाँ पर जब कॉनर कैनवे को पता लगता है कि कोई जो है वॉशिंगटन को मारने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर तुरंत उस जगह से निकल जाता है वॉशिंगटन को बचाने के लिए। यहाँ पर कॉनर कैनवे उस बंदे का पीछा करता है जो कि वॉशिंगटन को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम था थॉमस हिकी। कॉनर कैनवे उसका पीछा करता है और उसे एक जगह पर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो थॉमस हिकी और कॉनर कैनवे दोनों को मार करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ कॉनर कैनवे की आंखें जेल में खुलती हैं। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.